थोड़ा डिटेल में समझेंगे और उसकी हेल्प से थोड़ा टैक्सेशन भी समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें टैक्सेशन का क्या रोल होता है। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि मैंने जो आप लोग को बताया था, हम ज़्यादातर आज पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें दे दूंगा, आप नोट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको सबसे मेन चीज़ इसमें क्या डिस्कशन का पॉइंट है जो डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने उस दिन कहा था, अगर आपके पास एक बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, चलो बुक्स में लिख लिया चलेगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस का स्केल बड़ा है और दिन में लाखों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, हज़ारों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सो यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट मैनुअली। उस वक्त आपको क्या करना पड़ता है, उस वक्त आपको जानना पड़ता है कि आप उसके लिए सिस्टम यूज़ करें, टेक्नोलॉजी यूज़ करें और अकाउंट्स का यूज़ करें। अब अगर हम अकाउंट्स देखने बैठेंगे कि अगर हमारा किस किस का पेमेंट आया, किसी का पेमेंट गया, तो ये सिस्टम बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर आपके जो इन्वेस्टर हैं, आपके प्रमोटर्स हैं, अगर हम उनको ये डिटेलिंग देंगे तो वो उनको समझने में दिक्कत होगी। तो इन दैट केस हमें पहले समझना पड़ेगा रूट उसका। पहले हमें स्टार्टिंग से समझना पड़ता है। हम एक बार वापस से रिकैप करते हैं। जैसे मैंने कहा था, अगर आपका एक बिजनेस है, बिजनेस को जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको ज़रूरत होगी कि आप उसको अच्छी तरह से उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें। कैसे मेंटेन करेंगे आप? देखिए, कोई भी बिजनेस है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज़ होती है, उसको कोई सामान आपको सेल करना होता है या परचेस करना होता है, या आप किस तरह की सर्विसेज, या तो आप सर्विसेज देंगे या आप गुड्स बेचेंगे या फिर ट्रेडिंग करेंगे या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। दोनों ही केस में आपको जीएसटी पे करनी होती है, उसकी भी एक लिमिट होती है। तो चलो हम पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है पीएनएल के, जैसे मैंने पहले लास्ट टाइम बताया था आपको। तो सबसे पहले अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले करना होगा परचेज। एक कोई भी आप गुड्स परचेज करते हैं, अभी हम ट्रेडिंग की बात करेंगे, सर्विस की बात हम बाद में करेंगे। तो पहले हमारा आता है कि गुड्स हम कोई ट्रेडिंग में अकाउंट में सबसे पहले हम कोई गुड्स परचेज करते हैं। कोई गुड्स परचेज करते हैं, जैसे मान लो, जो फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एक कपड़े की शॉप है। एक कपड़े की शॉप में अगर आपको कपड़े बेचना है तो सबसे पहले आपको कपड़े खरीदने पड़ेंगे। आपको सस्ते दाम पे कपड़े खरीदने हैं या फिर आपके जिस तरीके से आपकी क्वालिटी के हिसाब से आप कपड़े खरीदने हैं। कपड़े खरीदने के बाद अब होता क्या है कि उसको हमें कपड़े को सेल करना होता है। चलो ठीक है, हम कपड़े की दुकान कपड़े खरीद के रखे हैं, हमने उसको सेल करना है। 1 लाख का हमने मटेरियल परचेज किया कपड़े का और हमने उसको सेल करना है। सपोज दैट हमने 50% मार्जिन रख के उसको 1.5 लाख में सेल कर दिया। इस केस में क्या होगा, हमने एक तरफ से परचेज किया, एक तरफ से सेल किया। तो अगर 1 लाख का हमने सामान परचेज किया, 1.5 लाख में सेल किया, तो तुम्हारा 50,000 प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 50,000 हमारा प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे एक्सपेंसेस भी करने होते हैं। अगर आप एक बिजनेस चालू किया है तो सिर्फ उसके अंदर एक परचेज और सेल्स की कॉस्ट नहीं ऐड होगी, उसमें बहुत सारी कॉस्ट और ऐड होती हैं। सपोज दैट अगर आपने बिजनेस ओपन किया तो सबसे पहले आपको जगह की जरूरत होगी, उसके लिए आप रेंट पे करेंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी कहा था। उसके बाद फिर अगर आप उसके लिए आपको कुछ एक्सपेंसेस, सैलरी अगर किसी को आपने रखा है तो सैलरी भी देनी पड़ेगी। अगर आपने वहाँ पे आपको जगह ले रखी तो उसका आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे। उससे कुछ छोटे मोटे ऑफिस एक्सपेंसेस है उसको पे करेंगे, कहीं आएंगे जाएंगे तो ट्रैवलिंग चार्जेस पे करेंगे या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करेंगे, कोई गुड्स मंगवाया तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम एक बात समझ गए कि अगर हम करते हैं परचेज, कोई सामान 1 लाख का सामान परचेज किया और इन सब में से हमने 1.5 लाख का सामान सेल कर दिया और हमने इसमें से 20,000 के एक्सपेंसेस कर दिया, तो 30,000 का जो हमारा आता है लास्ट जो होता है वो हमारा नेट प्रॉफिट बचता है। चलो एक बात तो समझ गए। अब हम इस पर बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे टैक्स का क्या रोल होता है। टैक्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख के हमने कोई गुड्स परचेज किया था, कपड़े मटेरियल, और 1.5 लाख में हमने सेल कर दिया, जिसमें से 20,000 में एक्सपेंसेस कर दिए, जैसे सैलरी हो गई, अपनी रेंट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हो गया। इन सब से बचता क्या, हमारा 30,000 का नेट प्रॉफिट बचता है। अब नेट प्रॉफिट में से अगर हम 30,000 का प्रॉफिट अभी अगर इसे बड़े स्केल पे कर देंगे तो इस पे हमारा नियर अबाउट 30% अभी टैक्स भरना पड़ता है। उसके भी एक स्लैब होते हैं, उस स्लैब पढ़ेंगे जब हम इनकम टैक्स पढ़ाएंगे तो आपको उसमें समझा देंगे कैसे उसमें स्लैब कैसे होते हैं। बट अभी के लिए एक बात समझिए कि नियर अबाउट 30% इस पे टैक्स पे करना होता है। अभी 30% टैक्स पे करना है, किस पे करना है, प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट। दिस इज डायरेक्ट टैक्स, दिस इज डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू योर प्रॉफिट। एंड एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने कोई सामान परचेज किया है तो उस पर आपको जीएसटी पे करनी होती है। फॉर एग्जांपल अभी समझने के लिए हम 18% की आपकी जीएसटी आपको पे करनी होती है। अगर आप कोई सामान पे देखो, डिफरेंट गुड्स पे डिफरेंट जीएसटी होते हैं, जैसे किसी गुड्स पे 12%, किसी पे 18 पे है, किसी पे 5 है, किसी पे 28% है। तो अगर हम अभी के लिए हम 18% का एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने 1 लाख का जैसे बताया था, हमने 1 लाख के कपड़े परचेज किए, उस पर 18,000 की हमने जीएसटी भर दिया, 18% 1,18,000 रुपए। उसको हमने बेचा 1.5 लाख रुपए में।
सपोज करते हैं हमें 1.5 लाख में जो हमने बेचा है, तो अब हमने उस पर कितनी जीएसटी पे करनी पड़ेगी, 27,000 जीएसटी हमें कस्टमर से लेनी है। अब जिसको हम सामान सेल करेंगे, सामान जब हमने सामान खरीदा तो 1 लाख के ऊपर 18,000 जीएसटी भरी। अब जब हम सामान सेल कर रहे हैं तो कस्टमर से भी सेम जीएसटी हम लेंगे, कितना, 18%, जो भी उसके एप्लीकेबल होगा। तो अब हमने मान ले फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने 18% जीएसटी ली, तो हमने 27,000 की जीएसटी कलेक्ट कर ली। किससे कलेक्ट की, कस्टमर से। अब ये जीएसटी हम अपने पास तो रख नहीं सकते, हमें तो गवर्नमेंट को पे करना होता है। गवर्नमेंट पे करने कुछ तरीके होते हैं। गवर्नमेंट को हमें अपनी सेल दिखानी होती है। जैसे हमने हमारा 1.5 लाख का हमने सेल किया, 1.5 लाख में हमने 27,000 की जीएसटी कैलकुलेट करी। अब उस पे, अब जैसे जीएसटी कैलकुलेट करने के बाद हमें तो गवर्नमेंट को पे करना है। अगर हमें गवर्नमेंट को ये सेल दिखानी है तो उसके लिए सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन होता है GSTR1। एक टेम्पलेट होता है, एक रिटर्न फॉर्मेट होता है, जो हमें गवर्नमेंट को दिखाना होता है कि हम अपनी सेल दिखा रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि हमारे पास जीएसटी, हमने सामान परचेज करते समय कितना जीएसटी दिया था, हमने 18,000 रुपए 1 लाख के ऊपर। हमने सेल करते समय कितना कलेक्ट किया, 27,000 रुपए। डिफरेंस कितना, हमने कितना ज्यादा कलेक्ट किया, 9,000 रुपए। अब बीच का जो 9,000 का है, 9,000 आपको गवर्नमेंट को वो जीएसटी पे करनी पड़ेगी। आप उसको अपने पास नहीं रख सकते। कैसे पे करेंगे, उसको कहते हैं हम GSTR3B। GSTR3B की मदद से हम उसको पे करते हैं। अब चलो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि कब हम कैसे सामान परचेस करते हैं, कैसे हम सेल करते हैं, कैसे एक्सपेंसेस करते हैं, कैसे हमारा नेट प्रॉफिट आता है, कैसे हमारा किस तरह से हम जीएसटी पे करते हैं। ये तो छोटी छोटी बात हो गई, आपको समझने के लिए बेसिक नॉलेज हो गया कैसे जीएसटी लगता है और कैसे नेट आपका इनकम टैक्स इस पे अप्लीकेबल होता है। तो इनकम टैक्स अप्लीकेबल होता है आपके प्रॉफिट पे और जीएसटी अप्लीकेबल होती है आपके सेल और परचेस पे। तो आप कहेंगे कि जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स में क्यों डाला गया, तो वो इसलिए डाला गया जिसको इनडायरेक्ट टैक्स में, क्योंकि जीएसटी के जो एक्सपेंसेस होता है वो आपको नहीं पे करना होता। जैसे आपने सामान खरीदते समय किसी आपने होलसेलर से सामान खरीदा या किसी मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा, उस समय आपने जीएसटी पे कर दी और सामने उसी वक्त जब कस्टमर से आपको लेना हुआ तो आपने कस्टमर से वो जीएसटी ले ली, तो आपके जेब से तो कुछ गया नहीं। इसका अल्टीमेट जो पे करना होता है वो एक जो कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर होता है, जो कस्टमर होता है, उसको पे करनी होती है जीएसटी। तो अगर देखा जाए, अगर आपने 1.5 लाख का सामान परचेज किया, सेल किया और 1.5 लाख है, उसके ऊपर जो 27,000 की जो जीएसटी लगी है, 1,77,000 जो कस्टमर के लिए हुआ। तो बेसिकली आपका तो जो प्रॉफिट है वो आपने प्रॉफिट निकाल लिया, जो आपको जीएसटी आपने पे की थी वो आपको वापस मिल गई, आपने गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को जीएसटी मिल गई। तो जो इसका टोटल का टोटल एक्सपेंसेस होता है विथ जीएसटी, तो वो कस्टमर को पे करना होता है। अब इसमें चलिए हमने कस्टमर को जीएसटी तो पे, हमने कस्टमर को सारा सामान बेच दिया, सारे जीएसटी पे हो गई चीजें, आपका नेट प्रॉफिट आप समझ गए जिसपे आपको इनकम टैक्स पे करना है। अब हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को अपने ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में, कैपिटल। अब कैपिटल का मैं आपको एग्जांपल एक बैलेंस शीट को बता दूं। जैसे आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था बिजनेस। 1 लाख रुपए से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, आपने सपोज बिजनेस डायरेक्ट में आपने बिजनेस में डाला 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए ये आपके कैपिटल में चला गया, ये आपके कैपिटल में चला गया कि आपका 1 लाख रुपए का आपने कैपिटल डाला। अब जैसे आप उस कैपिटल में आपका 30,000 रुपए का आपका प्रॉफिट आपके ऐड हुआ, अब ये कितना हो गया, 1,30,000 रुपए। अगर आप इसमें से कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं, आपके कैपिटल से आपके बिजनेस से कोई प्रॉफिट निकालते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको कहते हैं ड्रॉइंग। ठीक है, तो अब मैं एक चीज समझा देता हूँ, आपकी जो एसेट्स होती है और आपकी जो लायबिलिटी होती है वो सारे आपके बैलेंस शीट में दिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको छोटे से एक क्विक एग्जांपल में सारी चीजें समझा देता हूँ आपको। जब आपने बैलेंस शीट बनाई, आपकी जो बैलेंस की शीट होती है, जो उसमें बैलेंसेस होते हैं, जो आपकी शीट होती है, जो आपके नेट एसेट्स और लायबिलिटी को आपको शो करता है। अब जैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं तो हम डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं। अब जैसे हमने एक एंट्री मारी, सपोज दैट हमने कोई गुड्स परचेज किया। अब पहले एंट्री क्या हुई, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अब आपने कोई गुड्स परचेज किया तो आपने क्रेडिटर में एक लायबिलिटी खड़ी की कि सामने वाले क्रेडिटर्स को आपने गुड्स पे किया। अगर आपने कैश में परचेज किया तो बात खत्म, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया है, उधार में परचेज किया है, तो आपको एज ए संडी क्रेडिटर रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो पहले एंट्री क्या बनी, जो प्रॉफिट एंड लॉस के परचेस आता है, और दूसरा होता है क्रेडिटर, तो आपके क्रेडिटर खड़ा। इसी तरह जो आप कोई सामान सेल करते हैं, अगर आपने कोई सामान सेल किया है तो सेल करते, अगर मैं कैश सेल कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने इसको उधार में सेल किया, क्रेडिट में सेल किया, तो उसी तरह संडी क्रेडिटर खड़ा होता है। अब दो चीज समझ गए, जो संडी क्रेडिटर होते हैं वो आपकी लायबिलिटी होती है, और जो आपका संडी डेटर होता है वो आपके एसेट्स होते हैं। क्योंकि
एक मीनिंग होती है सन्ड्री क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हूम मनी इज पेबल, दैट इज कॉल्ड सन्ड्री क्रेडिटर। उसी तरह एक होता है सन्ड्री डेटर, तो सन्ड्री डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल। तो सन्ड्री डेटर इज योर एसेट्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर इज योर लायबिलिटी। चलिए अब दूसरी चीज में आते हैं। अब एसेट्स और लायबिलिटी का आप कॉन्सेप्ट तो समझिए। अब मैं आपको बताता हूँ जो आपकी कैपिटल होती है। अब आपके एक दो चीजें आप बनाते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं, मैं आपको फॉर्मेट अभी आगे बताऊंगा। फॉर्मेट में होता है एक लायबिलिटी होता है, एक एसेट्स होता है। तो इसमें कह रहे हैं एक लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, इस तरह से हमारा फॉर्मेट बनेगा, जिसमें हम पहला रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल। कैपिटल में हमारा क्या आएगा, कैपिटल में हमारी ड्राइंग आ जाएगी, हमारे कैपिटल जो हमारे नेट प्रॉफिट से ट्रांसफर होके आया है, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। दूसरा एक होता है, उसके बाद होता है अनसिक्योर्ड लोन और एक सिक्योर्ड लोन होता है। आपने अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आपको फ्यूचर में उसको पे करना पड़ेगा, और जो चीज को आपको फ्यूचर में पे करना है दैट इज योर लायबिलिटी, दैट यू नीड टू पे इन योर फ्यूचर। तो अब एक सब बात समझ लीजिए, जो भी आपको कोई सामान पे करना, जो कोई आपने चीज ली हुई है जिसको पे करना है, दैट इज योर लायबिलिटी विच विल कम अंडर द लायबिलिटी साइड। अब लायबिलिटी साइड में आ गई ये सारी चीजें। आपने कोई लोन लिया है तो लायबिलिटी साइड में आ गया। इसी तरीके से हमारा एक आता है उसके बाद करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या हो गया, हमने अपने सन्ड्री क्रेडिटर बताया, दैट इज कम्स अंडर करंट लायबिलिटी, ये भी आपकी लायबिलिटी। अब एक क्विक में समझते हैं, एसेट साइड को समझते हैं। एक फिक्स एसेट्स होता है, सपोज दैट आपने कोई फ्लैट खरीद लिया, जमीन खरीद ली, वो आपकी फिक्स एसेट्स हो, क्योंकि वो फिक्स इन नेचर है। अब इसके भी दो होते हैं, एक टेंजिबल होता है, एक इनटेंजिबल होता है। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जस्ट लाइक फर्नीचर हो गए, आपके प्लांट एंड मशीनरी हो गई, आपके लूज टूल्स हो गए, या कोई ऐसी चीज जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। बट और एक होती है इनटेंजिबल लायबिलिटी, इसमें आता है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। अब गुडविल क्या होता है, गुडविल का मतलब रेपुटेशन होता है। अगर आपने कोई एक सपोज दैट कोई एक आपने जैसे शॉप खोली थी आपने, 1 लाख का सामान बेचे 1.5 लाख में, अब मान लीजिए कि ये सालों साल चलता है और एक आपकी रेपुटेशन खड़ी हो जाती है। अब उस रेपुटेशन को आप उसको गुडविल बोल सकते हैं कि वो आपकी रेपुटेशन है, और आप उसका आपका राइट है उस बिजनेस के नेम के ऊपर, वो हो गए आपके गुडविल, हो गई आपकी रेपुटेशन, हो गए। पेटेंट होता है, मान लीजिए अगर आपका उस पर आपने पेटेंट करा रखा है उस नाम के ऊपर, तो वो आपका पेटेंट हो गया, उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। या फिर आपने कोई लोगो है उसके अपने अपना पेटेंट करा रखा है, उसको अपने कवरेज करा रखा है, तो उस समय पे क्या होगा कि उसके आपके ऊपर आपका पेटेंट हो गया, वो आपकी चीजें हो गई लोगो, वो उससे दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। अगर दूसरा कोई यूज होगा तो उसके ऊपर रॉयल्टी पे करेगा। जैसे कि आपने एक लोगो बना रखा है, अब लोगो के ऊपर क्या होगा कि अगर आपका लोगो कोई और गलत नाम से यूज कर रहा है तो उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, एक हिसाब में पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी उतना। अगर वो 100% का प्रॉफिट कमाता है तो आप उसके ऊपर रॉयल्टी बोल सकते हैं कि नहीं, आप अगर आप 100% प्रॉफिट कमा रहे हो तो जिसका आप 50% या 60% हमें देखो, दैट इज रॉयल्टी। एक होता है कॉपीराइट, उसी तरह से आपको कॉपीराइट भी हो गया एक, किसी चीज पे आपने कॉपीराइट कर लिया, अपने लोगो पे आपका कॉपीराइट हो गया, तो अगर कोई सामने वाला उसको यूज करता है तो उसको उस पर रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। चलिए ये तो हो गया आपका फिक्स एसेट्स, और ये हो गया आपका फिक्स एसेट्स में टेंजिबल, इंटेंजिबल। उसके बाद आता है सेम चीज यहाँ पर आती है इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मान लीजिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं आपने पैसे लगा दिए, किसी बिजनेस में आपने पैसे लगा रखे हैं, तो अगर आपने पैसे लगा रखे हैं तो वो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है, दैट इज योर एसेट्स, दैट बेनिफिट विल कम इन योर फ्यूचर। तो ये हो गई आपकी एसेट्स हो गए, तो ये भी आपके इन्वेस्टमेंट में आएगा, तो ये भी आपका एसेट्स हो गया। फिर थर्ड एक आता है हमारा पॉइंट करंट एसेट्स, ठीक है। अब करंट एसेट्स में क्या हो जाता है, एक चीज हो गई करंट एसेट्स में, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपके कैश बैंक हो गया, जैसे कैश हो गई आपकी बैंक हो गई, तो ये आपके करंट एसेट्स हैं। और लिक्विड इन्हें कह सकते हैं, लिक्विड करंट एसेट्स बोल सकते हैं। आपके सन्ड्री डेटर्स हो गए, मान लीजिए कोई डेटर्स आपका एक साल में पे होता है तो दैट इज कम्स अंडर द वर्किंग कैपिटल, ये आपके वर्किंग कैपिटल में आपका करंट एसेट्स होता है, ठीक है। आज हमने इसके बारे में डिस्कस किया, अभी धीमे धीमे हम चलेंगे जर्नल एंट्री की तरफ। एक बेसिक नॉलेज होगा कि आपको पीएनएल और बैलेंस शीट समझ में आ जाए। अभी इसका फॉर्मेट जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको फॉर्मेट दे दूंगा कि एक आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। अभी आप क्विकली सब जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझिए, हम डिटेल में इसकी बातें करेंगे जब आप समझना शुरू कर देंगे, कि जब आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या होता है पीएनएल, क्या होता है बैलेंस शीट, सारी चीजें हो जाएंगी, तब हम आपको इसको डिटेल में स्टडी करवाना शुरू करेंगे। लेकिन फर्स्ट अभी हम कोशिश किससे कर रहे हैं, स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं, बेसिक नॉलेज से। उनके लिए जिनके लिए फर्स्ट जो पहले से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनके पास नॉलेज कम है,
जिनकी अंडरस्टैंडिंग अभी कम है अकाउंट्स में। एक बार ये पकड़ बन जाए तो हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम स्टार्ट करना होता तो हम डायरेक्टली जर्नल एंट्री से शुरू कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम पहले हम चाहते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर बन जाए, फिर आपको हम समझा देंगे कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे क्या नहीं करना है, सारी चीज़ समझा देंगे। सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको करवानी है। सो फर्स्ट मेरा गोल यही है कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए, उसके बाद हम आपकी डिटेल में स्टडी करवाएंगे। तो पहले इसको एक बार समझ लिए। अभी मैं आपको फॉर्मेट दूंगा इसका, उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा आपने या फिर नोट कर लीजिएगा, जैसा आपको सही लगे। चलिए, थैंक यू सो मच।